सो वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। और आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ लीड कंपनसेटर के बारे में जानेंगे और हम लोगों ने इसका जो डेरिवेशन है, यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन का डेरिवेशन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है इसके पिछले वाले वीडियो में। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लगेगा कैसे ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन किया गया है। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि लीड कंपनसेटर में बेसिकली हम लोग डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन जो डिराइव किया था अपने लास्ट वाले सेगमेंट में, तो यहाँ पे वी आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वी इनपुट का हमने ट्रांसफर फंक्शन किया था। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डोमिनेंट पोल और डोमिनेंट जीरोस ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप न्यूमरेटर से अगर आप देखोगे, न्यूमरेटर में आपको एक डोमिनेंट जीरो नजर आ जाएगा और एक न्यूमरेटर में डोमिनेंट जीरो और डिनोमिनेटर में आपको डोमिनेंट पोल। ठीक है, तो लीड कंपनसेटर में सबसे पहले ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास ओरिजिन के पास अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका है। क्या वो इम्पैक्ट जीरो के कारण है या फिर उसका इम्पैक्ट पोल के कारण है। तो आप देखोगे तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि अगर ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग सबसे क्लोजेस्ट जो है वो हमारा क्या है, डोमिनेंट जीरो, जिसकी वैल्यू क्या है, -1/t, जो कि आपको न्यूमरेटर से मिल जा रहा है। और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, एक पोल मिल रहा है, दैट इज -1/α t। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने एस प्लेन में जब ड्रॉ किया तो आपको एक आइडिया लग गया कि ये दो हमारे क्या है, यहाँ पे रूट्स हैं। और इन रूट्स को आप इस तरीके से कह सकते हो, एक जीरो है आपका बेसिकली, और एक जो आपका रूट आ रहा है वो बेसिकली क्या है, -1/α t। ठीक है, ये बाद में इसलिए आ रहा है क्योंकि अल्फा जो हमने अज्यूम किया है वो मैंने आपको बताया, दैट इज R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये अल्फा की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1, इसीलिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है पोल की ये बाद में आ रही है एज कम्पेयर टू जीरो। तो ये हमने बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन डिराइव किया था, टी की वैल्यू एज्यूम की हुई थी और इसी के साथ साथ हमने अल्फा जो R2/R1 प्लस R2 को एज्यूम किया हुआ था। ठीक, और इस तरीके से हम लोगों ने इसका एस प्लेन में डोमिनेंट पोलो जीरो का जो इंट्रोडक्शन हो रहा है उसको जाना था। अब देखिए, डिजाइन ऑफ लीड कंपनसेटर में क्या है, कुछ चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है हम लोग को। सबसे पहली चीज देखिए, हमने आपसे कहा था आपको एक बोडे प्लॉट बनाना है। ठीक है, और उस बोडे प्लॉट से हमको ये चीज समझनी है कि हमारे पास सिस्टम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, या फिर आप कह सकते हो जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, वो बेसिकली क्या है और उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने आपको बताया था, अगर हमारा जो ये ट्रांसफर फंक्शन है जो भी आपकी स्क्रीन पे था, यहाँ पे अगर आप देखिए अल्फा 1+TS और डिनोमिनेटर में 1+α_TS। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन की थोड़ी सी एनालिसिस फिर से एक बार देख लें और जिससे डिजाइन को आसानी से समझा जा सके, तो यहाँ पे क्या है, v आउटपुट s बाई v इनपुट s। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अल्फा 1+TS डिवाइडेड बाई 1+α_TS। तो यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि हमें, जब हम लीड कंपनसेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक फाई की इक्वेशन लिखनी थी, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे फाई की इक्वेशन क्या आ रही थी हमारी, इसको अगर देखा जाए तो ये आ रही थी tan इनवर्स 0/α। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। मैक्सिमम फेज एंगल कितना प्रोवाइड करेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, क्योंकि हम ये जो बोडे प्लॉट है ये हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, तो हमने क्या किया था, इसमें डी फाई को डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और जीरो कर दिया। और इससे आपको क्या मिल गया, जब आपको इक्वेशन, इसको आप इक्वेट करके, आप हमने लास्ट सेगमेंट में बताया है, यहाँ से आपको फाई एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और वो फाई एम की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, देखिए, आप जब डी फाई बाई डी ओमेगा को डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के करस्पॉन्डिंग रखोगे, तब आपको यहाँ से ओमेगा एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ओमेगा एम मैंने आपको बताया था, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करिए, जो भी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको जीरो के कारण मिली है और दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके कारण मिली है आपको, या फिर आप कह सकते हो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो आपको मिली है बेसिकली पोल के कारण। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, या फिर डिफरेंशिएट करके इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करिए, तब भी आपको ओमेगा एम मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे जो ओमेगा एम आ रहा है, अगर हम इसको देखें तो ओमेगा सीजेड हमारा क्या है, 1/t,
और माइनस में, तो माइनस माइनस दोनों में माइनस रहेगा, तो दोनों में माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो ये हमारा आ गया 1/अल्फा टी। तो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल सी दैट ओमेगा एम की जो वैल्यू है 1/t अंडर रूट अल्फा, ये ओमेगा एम हमको मिल रहा है। ठीक, अब इस ओमेगा एम को क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी ये जो ओमेगा एम की वैल्यू आ रही है, इसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, हम अपनी इक्वेशन नंबर, अगर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया, और रीअरेंजमेंट करने के बाद हमको क्या पता चला कि जैसे ही हमने इस ओमेगा एम को पुट किया, पुट इन इक्वेशन 1, तो जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट किया तो यहाँ से हमको फाई एम की वैल्यू मिल गई थी डेरिवेशन में। ठीक है, डेरिवेशन में हमको फाई एम की वैल्यू मिल गई थी, और एक हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था फाई एम का, दैट वाज साइन फाई एम इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ था, तो हमें साइन फाई एम की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और इसी से चाहे आप साइन फाई एम की वैल्यू से कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर टैन फाई एम से आप उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये तो हमारा फेज एंगल प्रोवाइड हमको कितना कर रहा है वो पता चल गया कि फाई एम की वैल्यू क्या आ रही है। बट अगर हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको कितना मिल रहा है, ये जो फाई एम आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इस फाई एम पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर इस चीज को समझना है और मैग्नीट्यूड किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इस चीज को समझने के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब फेज एंगल आपका इस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो, तो सीधी सी बात है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी, और इसका अगर आप बॉडी प्लॉट देखते हो लीड कंपनसेटर का, तो कुछ इस तरीके से बॉडी प्लॉट आएगा। ठीक, देख लेते हैं बॉडी प्लॉट क्या है। तो यहाँ पे हमने देखो इसको सबसे पहले बनाते हैं बॉडी प्लॉट, खाली लीड कंपनसेटर का बॉडी प्लॉट बना रहे हैं। उसके बाद हम जब किसी प्लांट या प्रोसेस के साथ इस पर्टिकुलर कंपनसेटर को लगाएंगे तब हम उसको आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन क्या है हमारा, जो टीएस ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज अल्फा 1 प्लस टीएस। ठीक है, 1 प्लस अल्फा टीएस। हमने आपको बताया था बॉडी प्लॉट बनाते समय हमें सबसे पहले क्या चेक करना रहता है, इनिशियल टर्म। ठीक, मैंने अपनी टेक्निक से बताया था इनिशियल टर्म आपको हमेशा अपने ट्रांसफर फंक्शन में आइडेंटिफाई करना है के की पावर एस एन के फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन में के की पावर एस एन है क्या, यहाँ पे अल्फा ही है खाली, क्योंकि एस की पावर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये के अल्फा ही है। तो इनिशियल टर्म हमको, अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ये डेसिबल में वैल्यू रहती है, तो आप इक्वेशन लिखोगे तो जो पहला टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 लॉग अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। इफ अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमारे पास ये जो 20 लॉग अल्फा है, इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 20 लॉग अल्फा। अब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जैसा भी अल्फा आ रहा हो आप उसको वहां पे यूज कर सकते हो। 20 लॉग अल्फा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे टाइप कैसा सिस्टम का, ये हमारा जीरो टाइप सिस्टम है, तो जीरो टाइप सिस्टम का हमारा स्लोप कितना रहता है, 0 dB। तो 0 dB लाइन के पैरेलल हमारा इस तरीके से हमने 0 dB पर डिकेड का स्लोप बना दिया। ठीक, उसके बाद ये स्लोप हमारा तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक पहली क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाएगी। तो सबसे पहली क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमको किसके कारण मिल रही है, जीरो के कारण, जो कि क्या है 1/t है। तो इसका मतलब है अब 1/t के कारण स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस 20 dB ऐड हो जाएगा। तो प्लस 20 dB ऐड हुआ, और ये प्लस 20 dB कब तक जाएगा, नेक्स्ट जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारी, नेक्स्ट जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है WCP। ठीक है, और WCP की वैल्यू हमने आपको ऑलरेडी बताई है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/अल्फा t। ठीक, और उसके बाद आप देखोगे फिर से स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि WCP क्या करेगा, माइनस 20 dB का स्लोप दे देगा, और इधर प्लस 20 dB का स्लोप है, तो प्लस 20 dB और माइनस 20 dB मिला के ये 0 dB में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे 0 dB लाइन काटी है, इसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम फेज एंगल मिल जाएगा। इसी पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम फेज एंगल। तो अगर इसी बॉडी प्लॉट में अगर आप हम लोग बनाते हैं फेज एंगल वाला कर्व, तो आप यहाँ पे देखोगे यू विल गेट द मैक्सिमम फेज एंगल एट दिस पॉइंट। तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फेज एंगल वाला। ठीक, तो अगर हमने सपोज करो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट किया, तो मोर और लेस जो एक सिंगल स्टेज होती है कंपनसेटर की, वो अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम फेज एंगल प्रोवाइड करती है 45
डिग्री से लेकर अराउंड 60 डिग्री तक आपको मैक्सिमम फेज एंगल मिल सकता है, ठीक, एक यूनिट से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैक्सिमम फेज एंगल मिल रहा है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, फाइव। और ये फाइव आपको किस फ्रीक्वेंसी पे मिला, ये ओमेगा एम पे मिला, और ओमेगा एम की वैल्यू क्या है, 1/t अंडर रूट अल्फा, ठीक। अब लीड कंपनसेटर को हमको क्या लगाना है, अपने प्लांट या प्रोसेस के साथ लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, क्या स्टेप्स हैं, इन चीजों को फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि अगर हमारे पास एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एम पे अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें अपने ट्रांसफर फंक्शन का, जो में हमारा टीएस है ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज अल्फा 1 प्लस टीएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टीएस, 1 प्लस अल्फा टीएस, 1 प्लस अल्फा टीएस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालते समय हमको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा 1 प्लस ओमेगा एम स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा एम स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो जब इसको करेंगे ओमेगा एम की वैल्यू रख देना है, यहाँ पे ओमेगा एम की वैल्यू क्या है, 1/t अंडर रूट अल्फा। तो जब सॉल्व करोगे वैल्यू ओमेगा एम की रखने के बाद तब तुमको एम की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट अल्फा, ठीक है। तो ओमेगा एम पे अगर हम लोग देखें, ओमेगा एम पे देखें कि अल्फा की वैल्यू, ओमेगा एम पे देखें तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू अंडर रूट अल्फा है। तो इसको डेसिबल में अगर कन्वर्ट करा जाए, क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या होता है, डेसिबल वैल्यूज रहती हैं, तो मैग्नीट्यूड अगर हम डेसिबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 20 लॉग अंडर रूट अल्फा, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 लॉग, ठीक है, लॉग अल्फा। इसको इस तरीके से हमने लिखा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 10 लॉग अल्फा, 10 लॉग अल्फा, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड इन डेसिबल में आपको मिल रहा है, ये आपका इस तरीके से मिल रहा है, ठीक। तो ये चीज हमको समझ में आ गई, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस, कुछ बुकों में इस तरीके से लिखा है -10 लॉग 1 बाई अल्फा। दोनों चीजें क्या है, सेम है, चाहे, ठीक है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे। तो एट ओमेगा एम पे हमने देख लिया मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, और साइमल्टेनियसली हमने फेज एंगल का भी कैलकुलेशन कर लिया, ठीक। अब हमें एक बार इस ट्रांसफर फंक्शन को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट फिर से करना है। देखो यहाँ पे जो हमारा कंपनसेटर लगा है, लीड कंपनसेटर लगा है, इसका ट्रांसफर फंक्शन है बेसिकली हमारा अल्फा 1 प्लस टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस। अब इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन की एक लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन अगर आप ध्यान से देखोगे, लिमिटेशन क्या है इस ट्रांसफर फंक्शन की, ये जो लिमिटेशन है ये बता रहा है कि ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है इट इज लेस देन 1। ये अल्फा क्या है, लेस देन 1 है। तो जब अल्फा लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये जो कंपनसेटर लगा रहा है ये सिस्टम में एटेन्युएशन डालेगा, ठीक है। अब इस एटेन्युएशन को हटाने के लिए क्या करना है, इस एटेन्युएशन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्पलीफायर स्टेज लगानी पड़ेगी अपने कंपनसेटर के साथ। अब एम्पलीफायर स्टेज लगाने पड़ेगा तो एम्पलीफायर का क्या होगा, कोई पर्टिकुलर गेन होगा, ठीक। तो इसका मतलब अब हमारे पास अगर देखा जाए मॉडिफाइड हमारे पास अगर कंपनसेटर हमने यूज करेंगे तो मॉडिफाइड कंपनसेटर हम लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाई अल्फा 1 प्लस टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस, ठीक। अब इस तरीके से हमारा कंपनसेटर बना। अब हम ये कह सकते हैं ये जो k मल्टीप्लाइड बाई अल्फा है ये क्या है, हमारा डीसी गेन है, इट इज सेड टू बी डीसी गेन, इसको बोलेंगे डीसी गेन। तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्यों ना इस तरीके के ट्रांसफर फंक्शन को यूज करें अपने बोर्डे प्लॉट में, या फिर किसी भी प्रोसेस या किसी भी तरीके के आउटपुट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम ओवरऑल अब जो ट्रांसफर फंक्शन यूज करें, हम क्यों ना इसको यूज करें k, ठीक है। इसको हमने मान लिया डीसी गेन, और ये डीसी गेन को मान लेते हैं कैपिटल के, ठीक है, ये मान लेते हैं इसको कैपिटल के। तो अगर हम इसको यूज कर लेते हैं कैपिटल के, जो कि के अल्फा है, तो हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं के 1 प्लस टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस, ठीक।
समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बार कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको स्मॉल के कर लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो जाता है स्मॉल के, तो के अल्फा को हम लोग कैपिटल के मान लेते हैं, और कैपिटल के क्या है, बेसिकली इट इज के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ये क्यों किया, क्योंकि एटूनेशन सिस्टम में था, उसको एम्पलीफायर के साथ मल्टीप्लाई करके, गेन मल्टीप्लाई करके हमने अब अपना कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन डेवलप कर लिया। अब इसी कंपनसेटर को हम लोग क्या करेंगे, प्लांट या प्रोसेस के साथ लगाएंगे, जिससे कि आउटपुट रिस्पॉन्स को कंट्रोल किया जाए, ओवरशूट को घटाया जा सके, ट्रांजिएंट को घटाया जा सके, ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर को कम किया जा सके, एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके, रेजोल्यूशन बढ़ाया जा सके, और जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन है उनको अच्छे से इंप्रूव करा जा सके। तो अब हम लोग डिजाइनिंग पार्ट पे आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को हम लोग फोकस करेंगे और आसानी से किसी भी तरीके के लीड कंपनसेटर को डिराइव कर लेंगे, ठीक। तो अब देखो इस तरीके का सेमी लॉग पेपर है, सेमी लॉग पेपर का करेक्ट डायरेक्शन ऑर्डर हमेशा इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आप बनाइएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा नैरो रेंजेस है, यहाँ पे क्या है नैरो रेंज है, और यहाँ पे क्या है ब्रॉड रेंज है। तो स्टार्टिंग में ब्रॉड रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, उसके बाद नैरो रेंज है, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है कॉम्पैक्टनेस आपको आएगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ती जाएंगी तो कॉम्पैक्टनेस आएगा। तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने गलत तरीके से अभी बोर्डे प्लॉट मेरे पास आए थे, तो बोर्डे प्लॉट उन्होंने बनाते समय सेमी लॉग पेपर को गलत डायरेक्शन में रख लिया था, ठीक है। तो उन सब चीजों की गलतियों से बचिए, ठीक। तो करेक्ट डायरेक्शन ऑर्डर ये है, ठीक। अभी इस पे आएंगे वापस। सबसे पहले हम लोग को कुछ डिजाइनिंग स्टेप समझ लेते हैं कंपनसेटर के। तो डिजाइन जब भी करेंगे आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ कंपनसेटर GCS, ये क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि आपको इसको किसके साथ जोड़ना है, किसी प्लांट या प्रोसेस के साथ जोड़ना है। और जब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग करते समय आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसफर फंक्शन में न्यूमरेटर पार्ट है और इसका डिनोमिनेटर पार्ट है। न्यूमरेटर पार्ट में जीरोस को आपको अरेंज करना है, और डिनोमिनेटर पार्ट में पोल्स को अरेंज करना है। अल्फा को प्रॉपरली सेलेक्ट करना है, के को प्रॉपरली सेलेक्ट करना है, टी को प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। इन सारी चीजों को प्रॉपरली अगर जब सेलेक्ट करोगे तब आप प्रॉपरली किसी कंपनसेटर को डिजाइन कर सकते हो। तो डिजाइनिंग स्टेप में सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि हमारे पास ओपन फर्स्ट पहला स्टेप 1 है कि हमने को कंपनसेटर को अपने सिस्टम के साथ जोड़ना है, ठीक। तो सपोज करिए हमारा प्लांट जो है, हमारा प्लांट था GS, ठीक। हमारा प्लांट क्या था GS, और हमें क्या करना है, इस प्लांट का रिस्पॉन्स इंप्रूव करना है, तो हमने इसके साथ क्या जोड़ा, कंपनसेटर जोड़ा, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। तो जब आप इसके साथ कंपनसेटर जोड़ोगे तो आपका ओवरऑल जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप देख रहे हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस TS 1 प्लस TS 1 प्लस अल्फा TS, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे के हमने लिया था कैपिटल, और ये जो आपका GS है। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस TS डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा TS, ये हमारा कंपनसेटर हो गया, और ये हमारा GS क्या हो गया, प्लांट का फंक्शन हो गया। और इसको हम लोग के जो ये के GS है इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, G1S से। इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, G1S से। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं G1S। तो इस एजम्पशन को ध्यान रखिएगा, जहां जहां हम G1S लिखेंगे उस G1S को हम लोग का असम्पशन क्या है कि G1S इज बेसिकली व्हाट, इट इज K मल्टीप्लाइड बाई GS। पहला स्टेप ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां जहां G1S लिखेंगे वो क्या, K मल्टीप्लाइड बाई GS, स्टेप 1। उसके बाद डिजाइन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, डिजाइन प्रॉब्लम्स में आपको स्टेप 2 में एरर कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होंगे। स्टेप 2 में क्या होंगे, एरर कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होंगे। एरर कांस्टेंट का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा जो यूजर डिफाइंड होगा, जिसमें एरर कांस्टेंट आपको केपी केवी या इन सब की वैल्यूज गिवन होती है, और उससे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को निकालना, ठीक है। इस तरीके से एरर कांस्टेंट की वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी, ठीक। तो इन एरर कांस्टेंट की वैल्यू से आप ये जो कैपिटल के है इसको निकाल सकते हो, ठीक। जो यहाँ पे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये वाला कैपिटल के, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 पे अगर आएंगे, स्टेप नंबर 3 पे फोकस करेंगे, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था एक जो भी स्टेज है लीड कंपनसेटर की, एक लीड जो भी स्टेज है लीड कंपनसेटर की, वो अराउंड आपको 60 डिग्री तक का मैक्सिमम फेज एंगल दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लीड कंपनसेटर आप ऐड करोगे, ये इसको कितना फेज एंगल आपको देना पड़ेगा, कितना फेज लीड देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में आपको क्या होगा, कुछ स्पेसिफाइड फेज एंगल गिवन होगा, ठीक है। फेज मार्जिन जो होगा कुछ स्पेसिफाइड फेज मार्जिन होगा, ठीक। इसको बोलते हैं फेज मार्जिन, फाइज जहां जहां बोलेंगे वो स्पेसिफाइड होगा, यूजर जो जिसको चाहिए,
ठीक। उसके बाद फाई 1 आप मान लेते हो, ये तो फाई एस हो गया। उसके बाद आपको कितना फेज लीड चाहिए, मैक्सिमम फेज लीड आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो या कितना ऐड कर सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे कितना फेज मार्जिन मैक्सिमम सिस्टम में आप ऐड कर सकते हो, तो फाई एम उसको बोलेंगे। ठीक। तो अब इस फाई एम की वैल्यू हमको कैसे कैलकुलेट करनी है, स्टेप नंबर 3 में देखिए फाई एम क्या हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में आपको फाई एस गिवन होगा, ठीक, जो भी क्वेश्चन में फाई एस गिवन होगा, और जो फाई 1 आप कैलकुलेट करोगे अपने जीएस फंक्शन का, जब बॉर्डर प्लॉट बना रहे होगे, जो फाई 1 आप कैलकुलेट कर रहे होगे वो फाई 1 आपको यहाँ से मिलेगा, अनकम्पनसेटेड नेटवर्क से आप कह सकते हो। और इसमें कुछ आप क्या करोगे, मार्जिन भी ऐड कर दोगे, एप्सिलॉन करके एक मार्जिन ऐड कर दोगे। ठीक। तो ये मार्जिन जब आप ऐड कर दोगे, तो ये मार्जिन हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग कोशिश ये करते हैं कुछ मार्जिन लेके चले, तो 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक का मार्जिन ऐड कर देते हैं। इतना हमको चाहिए, स्पेसिफाइड है, इतना हमको चाहिए और इतना हमको मिल रहा है, इतना हमको इट इज ऑब्टेन्ड, अब इतना मिल रहा है, वो क्या क्या इतना मिल रहा है, इतना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या है, कुछ ना कुछ गैप है जिसको फिल करना है, और ये गैप आपको कहाँ से फिल करेंगे, जब आप लीड कंपनसेटर लगाओगे। ठीक है, इस गैप ही को हमको फिल करना है, तो फाई एम हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। अच्छा, फाई एम कैलकुलेट करते समय आपको मालूम होना चाहिए, फाई एम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम हो कि साइन लीड कंपनसेटर के लिए साइन फाई एम की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। ठीक। अब साइन फाई एम के लिए फाई एम की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यू हैव टू डिटरमाइन दी अल्फा वैल्यू, यू हैव टू डिटरमाइन दी अल्फा वैल्यू। ठीक है, आपको अल्फा की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, जब आप अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन कर लोगे, तब आपको क्या करना है, ओमेगा एम को फिर कैलकुलेट करना है, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा एम कैलकुलेट करना है। ओमेगा एम ये वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, डिटरमाइन की जो मैं बोल रहा हूँ, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द अनकंपनसेटेड सिस्टम, जो मैग्नीट्यूड अनकंपनसेटेड सिस्टम का वो कितना हो जाए, अंडर रूट अल्फा, और डेसिबल के टर्म्स में देखेंगे तो 10 लॉग अल्फा या फिर माइनस 10 लॉग 1 अपॉन अल्फा। तो ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी है जब मैग्नीट्यूड ऑफ अनकंपनसेटेड सिस्टम क्या हो जाए आपका, 10 लॉग अल्फा या माइनस 10 लॉग 1 अपॉन अल्फा डेसिबल हो जाए। तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेलेक्ट this omega m as a new gain crossover frequency। ठीक है, हम लोग नई gain crossover frequency करेंगे, क्योंकि इस gain crossover frequency में हमको ये phi m मिलेगा। ये phi m जो अभी ऊपर लिखा है स्पेसिफाइड माइनस phi 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो ओमेगा जब आप निकाल लोगे तो इस ओमेगा एम निकालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, phi m मिल जाएगा। ठीक। अब इस phi m जैसे ही ये phi m मिलेगा, इस करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, अलग अलग अपनी जो भी दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक जीरो की तरह और एक फोर की तरह, हम उनको यूटिलाइज कर लेंगे, हम एसी की वैल्यू निकालेंगे जो भी कंपनसेटेड नेटवर्क का देंगे। ठीक। अब आइए समझते हैं, एक न्यूमेरिकल को कंसीडर करते हैं और ये सारे स्टेप्स को बारी बारी समझते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सपोज करो हमारे पास एक जीएस है, लेट अस, मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये मान लेते हैं इसका इनपुट है, और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक डायग्राम दिया, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने नॉर्मल बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं जो उसमें डेटा है उससे मुझे मतलब सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज मिल जाएंगे, जिससे मैं आसानी से आपको टाइम फ्रेम में इस न्यूमेरिकल को समझा सकूंगा। तो यहाँ पे 10 अपॉन एस एस प्लस मान लेते हैं, एस एस प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, एस एस प्लस 1 ले लेते हैं, ये इसका क्या है, जीएस है, ये इसका क्या, जीएस है। ठीक, ये इसका जीएस है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसका जीएस। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, जीएस। अब ये आप कह सकते हो दिस इज अनकंपनसेटेड नेटवर्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास कंपनसेटर नहीं लगा है। अब क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन लिखे ध्यान सुनिएगा, लिखा है क्वेश्चन में कि फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर डिजाइन लीड कंपनसेटर, यू हैव टू डिजाइन लीड कंपनसेटर, डिजाइन लीड कंपनसेटर। अब आपको इसके लिए क्या करना है, लीड कंपनसेटर लगाना है। तो सीरीज कंपनसेशन का पार्ट है तो कास्केडिंग में जुड़ेगा या फिर सीरीज में जुड़ेगा,
तो यू हैव टू डिजाइन लीड कंपनसेटर, ठीक है, सच दैट द क्लोज लूप सिस्टम विल सेटिस्फाई फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो जो CLTF है, क्लोज लूप आपका सिस्टम है, ठीक है, वो सेटिस्फाई करे कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो यूजर ने दे रखी हैं, उन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना चाहिए, ऐसा आपको लीड कंपनसेटर बनाना है। इसमें क्या है, मैंने अभी आपको बताया एरर कोफिशिएंट दिए होंगे, एरर कोफिशिएंट स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स होंगे, तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट आपको गिवन है, अभी मैं बताता हूँ। तो सपोज करिए एक स्टैटिक एरर कोफिशिएंट है और मैं इसको मान लेता हूँ ये केवी आपको गिवन है, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट है, तो केवी मैंने माना, केवी की वैल्यू आपको गिवन है, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट है, तो इसकी वैल्यू है 20 सेकंड इनवर्स, ये आपको वैल्यू केवी की प्रोवाइडेड है। उसके बाद वो जो भी लीड कंपनसेटर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसका फेज मार्जिन कितना मिले उस लीड कंपनसेटर से, 50 डिग्री के आसपास मिले, ठीक। और ये भी चाहते हैं कि जो लीड कंपनसेटर आप बनाए वो गेन मार्जिन कितना प्रोवाइड करे, वो गेन मार्जिन आपको प्रोवाइड करे ग्रेटर देन 10 dB, ठीक। वो इतनी सारी चीजें आपसे चाहते हैं। अब लीड कंपनसेटर डिजाइन करते समय हमें सबसे पहले, मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमको सोल्यूशन पार्ट में क्या क्या चीजें फोकस करनी है। देखो, फेज मार्जिन 50 डिग्री चाहिए, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट गिवन है, गेन मार्जिन ग्रेटर देन 10 dB चाहिए, और जीएस आपको प्रोवाइडेड है। तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में जैसे लीड कंपनसेटर आना है आ जाए, आप लीड कंपनसेटर का जो भी ट्रांसफर फंक्शन है आप उसको तुरंत ही दिमाग में रिकॉल करो। वो ट्रांसफर फंक्शन क्या था हमारा, बेसिकली अगर देखा जाए, हमने बताया था एटूनेशन को हटाने के लिए एक एम्पलीफायर गेन जोड़ा गया, उसको मल्टीप्लाई किया गया अल्फा से, उसके बाद 1 प्लस टीएस से उसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टीएस किया गया, 1 प्लस अल्फा टीएस किया गया, ठीक। इसका मतलब ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल सिस्टम था, ठीक। यहाँ पे एम्पलीफायर गेन अल्फा, इसको मॉडिफाई करने के बाद हमने इसको मान लेते हैं, इसको अगर स्मॉल लेटर्स हमने इसको दिखाया तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग के या फिर केसी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया सीधे सीधे के 1 प्लस टीएस 1 प्लस टीएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टीएस, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ये तुरंत ही लीड ट्रांसफर फंक्शन, लीड कंपनसेटर ट्रांसफर फंक्शन आपको तुरंत ही दिमाग में आ जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, अभी हमने आपको एजम्पशन में बताया था, एजम्पशन में ये बताया था कि आपको जीवन एस, ओवरऑल सिस्टम में जीवन एस को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो जीवन एस को इनकॉर्पोरेट करते समय आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाई जीएस हो जाता है, ठीक। तो अगर हम देखा जाए ओवरऑल हमारा जो ट्रांसफर ओवरऑल बॉडी सेमी लॉग पेपर में आता है, इस सेमी लॉग पेपर में क्या है, दो हमको बॉडी प्लॉट बनाने हैं, एक देखो ये अनकंपनसेटेड नेटवर्क का है और दूसरा फिर क्या है, कंपनसेटेड नेटवर्क का। अगर आप ध्यान से अनकंपनसेटेड नेटवर्क को देखोगे, अनकंपनसेटेड नेटवर्क में आप ये देखिए, यहाँ पे ये इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक। अब इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, जहां पे मैंने आपको बताया था, जहां पे 0 dB वाली लाइन को काटता है हमारा, जहां पे 0 dB वाली लाइन को काटते हैं हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट, उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा जीसी। तो अनकंपनसेटेड नेटवर्क में, जिसमें जब लीड कंपनसेटर नहीं लग रहा था, तो अनकंपनसेटेड नेटवर्क के कारण अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो फेज मार्जिन मिल रहा है ये अराउंड 15 डिग्री के आसपास ही मिल रहा है। बट जब आपने क्या किया, अपने इस जीएस वाले फंक्शन के साथ कंपनसेटर लगाया, तब आप देखोगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू क्या हो गई, न्यू डब्ल्यू आ गया, दैट इज डब्ल्यू न्यू। और इस डब्ल्यू न्यू के कारण क्या हुआ, आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी ये हो गई, नई गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो गई, और इस नई गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी में आप देखोगे अब फेज मार्जिन कितना हो गया, 50 डिग्री। तो कंपनसेटेड नेटवर्क में आप देख सकते हो कि फेज मार्जिन बढ़ गया 50 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप देखोगे अनकंपनसेटेड में तो फेज मार्जिन कितना था, खाली 15 डिग्री। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो कंपनसेटेड नेटवर्क है, इसमें हम लोगों ने जो डोमिनेंट पोल है और डोमिनेंट जीरोस है उनको कैसे इवेल्युएट किया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो इसको समझने के लिए इस सेमी लॉग पेपर में दोबारा वापस आने के लिए हमें पूरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट में हम लोग बस खाली ये फोकस करेंगे कि किस तरीके से ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, किस तरीके से ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होके कहाँ पे पहुंच जा रही है ये,
और इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट होने से फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पे फेज मार्जिन जो पहले अनकंपनसेटेड नेटवर्क का 15 डिग्री था वो 50 डिग्री हो रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले कंपनसेटेड नेटवर्क नहीं था, तब सिस्टम में हमारा ओवरऑल गेन क्या था, जीएस। बट फिर क्या हुआ, जब हमने सिस्टम में जीसी लगा दिया तो जीसी मल्टीप्लाइड बाई अगर जीएस देखेंगे तब सिस्टम में हमने 15 डिग्री से लेकर 15 डिग्री से शिफ्ट कर दिया, हमने फेज मार्जिन कितना कर दिया, 50 डिग्री। इसी चीज को डिजाइन करना है। जीएस के तो हमको पोल्स मालूम है कि 10/SS+1 है, बट जीसी की वैल्यूज में डोमिनेंट पोल और जीरो कहाँ पे आ रहा है, इस चीज को बनाने के लिए हमको एक पूरी प्रॉपर एनालिसिस करनी है और सारी वैल्यूज को इवेल्युएट करना है। सारी वैल्यूज कैसे इवेल्युएट होंगी, इस पे फोकस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें पे फोकस करना है। देखो, हमें क्या करना है, इस जीसी को बनाना है, क्योंकि जितना सही ये जीसी बनेगा, जितने अच्छे से आप डोमिनेंट पोल और जीरोस को स्केच कर लोगे, उतना आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। तो ओवरऑल फंक्शन है क्या, ओवरऑल फंक्शन अगर देखा जाए, मैं आपको फिर से पूरा सही से बताता हूँ, क्योंकि बिल्कुल एक ही क्वेश्चन में हम लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। तो देखो, पहले क्या फंक्शन था, पहले फंक्शन क्या था, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टीएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टीएस। हमने क्या किया, हमने इसको मॉडिफाई किया, क्योंकि हमको मालूम है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, एटेन्यूएशन जुड़ रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसको स्मॉल के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको ये वैल्यू मिल गई 1 प्लस टीएस 1 प्लस अल्फा टीएस। ठीक, उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, ओवरऑल फंक्शन लिया, जब हमने कंपनसेटर को भी लगा दिया और जो जीएस था उसको भी लगा दिया, तब हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ठीक ठीक, 1 प्लस टीएस 1 प्लस अल्फा टीएस, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई जीएस। अब हमने करा क्या, हमने बोला ये जो के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाई जीएस है, हमने क्या एज्यूम किया, हमने इसको लिख दिया जी1 एस मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस टीएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टीएस। और जीवन एस है क्या, जीवन एस बेसिकली है क्या, इट इज के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाई जीएस। के मल्टीप्लाइड बाई अल्फा को क्या माना, कैपिटल के, इसको हमने माना जीएस। अब हम लोग क्या करेंगे, जीवन एस को कैलकुलेट करेंगे, मतलब जीवन एस का कैलकुलेट करने का मतलब है हम इसकी क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, के मल्टीप्लाइड बाई जीएस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझते हैं। देखो, कैलकुलेट करते समय इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट क्वेश्चन में गिवन है, जो कि आपको मालूम है वो होता क्या है, वो होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाई gs hs। यहाँ पे यूनिटी फीडबैक है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाई gs hs है। तो यहाँ पे हमको पूरा ओवरऑल सिस्टम लिखना है। ओवरऑल सिस्टम में हमारा मतलब, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास k, ठीक है, k मल्टीप्लाइड बाई gs, k मल्टीप्लाइड बाई gs मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधे सीधे वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी k मल्टीप्लाइड बाई जीएस है, और ये वैल्यू है हमारी 1 प्लस टीएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टीएस। ठीक, अब हम इसको करेंगे क्या, इसको लगाते हैं लिमिट, ये जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 20 पर सेकेंड गिवन है, तो ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे एस एज इट इज रहेगा, एस एज इट इज रहेगा, ठीक, एज इट इज रहेगा। ये वैल्यू लिखी है 10, फिर कैपिटल के सिस्टम में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जीएस की वैल्यू है एस एस प्लस 1, ये जीएस की वैल्यू हो गई एस, उसके बाद के हो गया, जीएस की वैल्यू लिख दी, उसके बाद 1 प्लस टीएस 1 प्लस अल्फा टीएस, ये हमने लिखा। जब आप लिमिट लगा लोगे, तो लिमिट लगाने के बाद आप देखोगे कि 20 इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिल जाएगी 10
के, और आपको यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2। ये के की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, इसका मतलब क्या है, अब G1s मॉडिफाइड, जो G1s हमारा था वो हमने क्या एज्यूम किया था, इट इज 10, सॉरी इट इज k मल्टीप्लाइड बाई GS, यही तो हमने एज्यूम किया था। k की वैल्यू आपने निकाल ली 2, ठीक है, और उसके बाद GS की वैल्यू क्या है, 10 डिवाइडेड बाई S प्लस 1, S प्लस 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, S प्लस 1। ठीक, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 डिवाइडेड बाई S प्लस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी G1s की। ठीक है, तो G1s की वैल्यू आ जाएगी, G1s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग G1s हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, इट इज k मल्टीप्लाइड बाई GS। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने k की वैल्यू अभी निकाल ली, k की वैल्यू हमारी आई 2 और GS की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 अपॉन SS प्लस 1, तो हमने उसको यहाँ पुट कर दिया तो हमको G1s की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है कि हमें ये जो हमारा G1s है, हमको इसका बॉर्डर प्लॉट बनाना है। ठीक है, और ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अनकम्पनसेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अनकम्पनसेटेड सिस्टम का बॉर्डर प्लॉट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग डिजाइन करेंगे कंपनसेटर के ट्रांसफर फंक्शन को और देखेंगे कि किस तरीके से कंपनसेटर के ट्रांसफर फंक्शन से हम फेज मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करेंगे और वो शिफ्टिंग कैसे होती है, इन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है जिसका बॉर्डर प्लॉट बनाना है, अनकम्पनसेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे 20 अपॉन SS प्लस 1 है हमारे पास। मैंने आपको बताया है कि आपको एक नॉर्मल सी जनरलाइज टेबल बनानी है जिसमें आप सारी चीजों को आसानी से अरेंज कर सको, और सबसे पहला जो टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, उस पर आपको मेन फोकस करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि फर्स्ट टर्म आपको अगर आपने सही से सेलेक्ट किया तो उससे आप दो चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। देखिए, हमने आपसे हमेशा कहा है कि आप अपने ट्रांसफर फंक्शन में k डिवाइडेड बाई s की पावर n, इस पूरे फंक्शन को आइडेंटिफाई करिए। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हो, आप k s की पावर n को आइडेंटिफाई करिए। k क्या है, सिस्टम का ओवरऑल गेन है, और s की पावर n है सिस्टम का टाइप। ठीक है, ये जो टाइप होता है सिस्टम का, ये आपको बताता है इनिशियल स्लोप के बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जो ये k है, ये आपको इनिशियल वैल्यू बताएगा जो डेसिबल में आपको यूज करनी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है आपका k डिवाइडेड बाई s की पावर n, आपको अपने ट्रांसफर फंक्शन में इस फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हमारे पास G1s जो गिवन है वो 20 अपॉन SS प्लस 1 है, तो हम सीधे से हमको ये नजर आ रहा है जो पहला टर्म है दैट इज 20 बाई S। तो ये 20 बाई S हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रखना है तो S को j ओमेगा से हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब ये 20 बाई j ओमेगा है, इससे हमको क्या मिलेगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, जो कि ओमेगा C1 है। अच्छा, ये कैसा सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, तो सीधी सी बात है, टाइप 1 सिस्टम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हमारे ओरिजिन पे इसमें कितने हैं, एक है, और ये टाइप 1 सिस्टम है, तो एक पोल के कारण मैंने अभी आपको बताया था कि -20 dB पर डिकेड का स्लोप ये पर्टिकुलर पोल आपको देगा। ठीक है, तो आपने स्लोप कॉन्ट्रीब्यूशन बाई पोल और जीरो में आपने -20 dB लिख दिया, ओवरऑल स्लोप भी क्या रहेगा, -20 dB पर डिकेड। उसके बाद बाकी टर्म्स देख लीजिए, बस अब आपके में एक ही टर्म बचा है दैट इज 1 अपॉन S प्लस 1, तो आपका ये टर्म हो जाएगा 1 अपॉन j ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा C1। ओमेगा C1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आप लिख सकते हो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। ठीक, अगेन ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसके कारण आई है, ये पोल के कारण आई है, तो ये जो पोल होगा इसका भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा, -20 dB पर डिकेड। ठीक, तो पहला वाला जो गेन था, पहला वाला जो हमारे पास ओवरऑल स्लोप था, उसको अगर आप देखोगे तो उस स्लोप में जो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C1 इक्वल्स टू 1 आ रही है, इस स्लोप में ये -20 dB पर डिकेड का जो स्लोप है फर्दर ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई है ये किसके कारण आई है, ये पोल के कारण आई है,
और अब हमारे पास जो स्लोप आएगा वो आएगा -40 dB पर डिकेड। स्लोप तभी चेंज होता है जब एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से आप दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं। तो वो जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप जिस तक पहुंचे हैं वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या वो पोल के कारण है या फिर वो जीरो के कारण है। और अगर पोल के कारण है तो पिछले वाले स्लोप में वो -20 dB और ऐड कर देगा, -20 dB पर डिकेड और ऐड कर देगा। और अगर वो जीरो के कारण है तो +20 dB पर डिकेड और ऐड कर देगा। और ये स्लोप तब तक कंटिन्यू बढ़ता रहेगा जब तक उसको दोबारा एक नई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप हो गया। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे बैरियर है, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमारे पास एक इनिशियल इक्वेशन हो और उस इनिशियल इक्वेशंस पे हमको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1 x2 y2। तो इसका मतलब है हमने आपसे अब हमेशा एक बोला कि आपको फर्स्ट टर्म पे ही फोकस करना है। अगर पहला टर्म आपने बोर्डे प्लॉट में सही निकाल लिया है तो आपको आगे वाले में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट टर्म से हमको ये पता चल जाएगा बोर्डे प्लॉट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत इजी सा पार्ट है। हमें अपनी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म अपना आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज 20/j ओमेगा। अब हमको ये पता करना है कि बोर्डे प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये बोर्डे प्लॉट क्या है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम लोग हमेशा बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। लाइन की इक्वेशन होती है, उसमें x1 y1 कोऑर्डिनेट होता है, उसका x2 y2 कोऑर्डिनेट होता है। जो भी लाइन होगी उसका कुछ पर्टिकुलर स्लोप होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये 20/j ओमेगा जो पहला टर्म है ये हमारा क्या रहेगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए वैलिड रहेगी इक्वेशन। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे x है log ओमेगा है, तो आपको एक बार log ओमेगा 1 रखना है और फिर जो x2 है हमारा उसकी जगह क्या रखना है, log ओमेगा c2। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हमारी डेसिबल में कन्वर्ट करनी है, तो आप क्या लिखोगे इसको, 20 log 20 माइनस 20 log ओमेगा। ठीक। अब जब आप बोर्डे प्लॉट स्टार्ट करिएगा तो बोर्डे प्लॉट में जो ओमेगा 1 है उसको आप मान लीजिएगा 0.1, क्योंकि आपने बोर्डे प्लॉट 0.1 से स्टार्ट किया है तो आप ओमेगा 1 को क्या मान लीजिएगा, 0.1। आप जैसे ही 0.1 यहाँ पे रखोगे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बोर्डे प्लॉट किस पर्टिकुलर पॉइंट को काट रहा है। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। हम देखिए इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि let us assume ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0.1। ठीक, और इसी तरीके से ओमेगा 2 को हमने मान लिया, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारी ओमेगा c1 दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, लाइन इक्वेशन कॉमन होती है, दो कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम्स के बीच ही में बनाते हैं लाइन। तो ये हमारी लाइन इक्वेशन क्या है, कॉमन रहेगी, दोनों के लिए यूज करेंगे। तो जब एक बार आप ओमेगा 1 रखिएगा, इसी तरीके से आप एक बार ओमेगा 2 रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बोर्डे प्लॉट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमको इतना कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो जाएगा कि बोर्डे प्लॉट ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि सपोज करिए ओमेगा 1 की वैल्यू आपने 0.1 रखी, तो फॉर श्योर आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा या फिर आप कह सकते हो जो y1 की वैल्यू मिलेगी कोऑर्डिनेट की, दैट इज 46 dB। ठीक, इसी तरीके से जब आप इसी लाइन इक्वेशन में ओमेगा 2 रखोगे जो कि ओमेगा c1 है, जब आप 1 रेडियन पर सेकंड रखोगे तब ये आपको मिलेगा जो कि m2 है डेसिबल में, y2 कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या हो जाएगा 20 dB। ठीक, तो इस तरीके से हमको बोर्डे प्लॉट बनाना है। जब बोर्डे प्लॉट बनाते जाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो आपको एक चीज का ये फायदा होगा कि आपको एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगी, कोई अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल इस लाइन इक्वेशन को फॉलो करिए, एज इट इज वैल्यूज रखिए। तो जो आपको कंफ्यूजन रहता है 3.5 आ रहा है सर 3.8 आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से आपको एक्यूरेट वैल्यूज मिलेंगी। और कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बोर्डे प्लॉट बना रहेगा और आपसे पूछ लेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है। तो बोर्डे प्लॉट बना भी रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी इन लाइन इक्वेशंस को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप आसानी से बोर्डे प्लॉट कर लोगे। तो यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा
2 निकल गया। और जैसे अभी तक हम बॉडी प्लॉट बनाते आ रहे थे, तो हम उसी तरीके से बॉडी प्लॉट बना लेंगे। तो इस बॉडी प्लॉट को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले वाई एक्सिस पे हमने लिखा एम डीबी और एक्स एक्सिस हमारी लॉग ओमेगा है। ये जो सेमी लॉग पेपर है, इसी सेमी लॉग पेपर में हम लोगों को मैग्नीट्यूड प्लॉट भी बनाना है और इसी पे ही फेस प्लॉट भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी एक्स एक्सिस है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने अगर वेरी कराया तो सपोज करिए हमारे पास ये जो डिकेट फॉर्मेट में है, आपको हमेशा सेमी लॉग पेपर को का डायरेक्शन भी बिल्कुल सही से रखना है। ठीक है, इस सेमी लॉग पेपर को किस डायरेक्शन में रखना है, तो आप हमेशा देखिएगा सेमी लॉग पेपर में इस तरीके जब आप डिकेट सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो जो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या हो रही, बढ़ रही। तो जो चीज पहले वाइडर रेंज में रहती है, वो आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी को दर्शा रही है, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ेगी। तो जैसे जैसे स्केल पे आओगे, डिकेट को पहचानोगे, तो देखोगे जो बाद वाली स्केल्स होती हैं वो नैरो इन रेंज रहती हैं। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अभी मुझे सेमी लॉग पेपर में बना के लाए थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्होंने क्या नैरो रेंज को पहले ले लिया और वाइड रेंज वाला उन्होंने सेमी लॉग पेपर को उल्टा कर दिया था। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया सेमी लॉग पेपर का डायरेक्शन भी सही से रखिए, डिकेट को सेलेक्ट कैसे करना है, ये सब चीजें देखिए इस तरीके से यहाँ बनी हुई हैं। ठीक, तो 0.1 पे अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, दैट इज 46 डीबी। हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 46 डीबी। उसके बाद ओमेगा C1 जो 1 है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 20 डीबी। अब क्या करिएगा, स्केल से बिल्कुल इसको जोड़ दीजिएगा, जो भी आपके पास स्केल है उसको प्रॉपरली यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ऑटोमेटिकली ये स्लोप आपका क्या हो जाएगा, -20 डीबी पर डिकेड। ठीक, अब आपको x1 y1 कोऑर्डिनेट मालूम चल गए, x2 y2 कोऑर्डिनेट मालूम चल गए, x3 y3 आपको निकालना है, तो आपका प्रोसेस वही है। आप क्या करोगे, x3 y3 के लिए क्या करोगे, आप दोबारा पोल के कारण आ रहे हैं, तो ये तब तक आपका स्लोप चेंज हो रहा है -40 डीबी के करस्पॉन्डिंग। आप यहाँ पे -40 डीबी पर डिकेड लिखिएगा, और यहाँ पे सपोज करिए जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो आप इसको एज इट इज बढ़ने दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड प्लॉट को बना लिया। ठीक, अब अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्लोप जब भी आप ये इक्वेशन यूज करिएगा, x2 - x1 वाली जो इक्वेशन है उसको जब भी यूज करिएगा, तो मैग्नीट्यूड पे फोकस करिएगा। मैग्नीट्यूड वाला टर्म जो है हमारा इस तरीके से लिखिएगा, m इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक, तो ये जो m है ये ओवरऑल स्लोप को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ओमेगा C1 वाली फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू आपको रखनी है -40 डीबी पर डिकेड। यहाँ पे आपको क्या रखना है, -40 डीबी पर डिकेड रखना है। y2 की वैल्यू आपको सपोज करिए यहाँ पे आगे कोई आपने कोऑर्डिनेट लिया, सपोज करिए यहाँ पे हमने कोई कोऑर्डिनेट लिया इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिया सपोज करिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, इसको मान लेते हैं x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और आगे अगर हम कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, x2 y2। तो अब आपको यहाँ पे x2 y2 के बारे में तो कोई आइडिया है नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, x1 y1 से -40 डीबी पर डिकेड की लाइन खींच दीजिएगा फर्दर। ठीक है, इस तरीके से बॉडी प्लॉट जब आपका बन जाएगा, तो हम लोग को ये चीज फोकस करनी है कि बॉडी प्लॉट में आगे हमको कंपनसेटर कैसे लगाना है। अब इस बॉडी प्लॉट को बनाते समय हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास फेज मार्जिन कितना आ रहा है, गेन मार्जिन कितना आ रहा है। तो एक बार हम बॉडी प्लॉट को देख लेते हैं, बॉडी प्लॉट जो हमारा सेमी लॉग पेपर में बना है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये क्या है 46 डीबी, ये क्या है 20 डीबी की लाइन है। ठीक है, इस 20 डीबी पे आके क्या हुआ, अचानक स्लोप चेंज हुआ जो कि हमारा -40 है, और ये कब तक चेंज होगा, ये तब तक चेंज होगा जब तक उसको नई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना मिले। और देखिए इसको अभी कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे सिस्टम में नहीं है, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन चला गया। ठीक, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, गौर फरमाने वाली बात ये है, यहाँ पे ओमेगा C1 हमारा क्या है, ये जहां पे भी आप जहां पे भी 0 डीबी वाली लाइन कटेगी, ठीक है, 0 डीबी वाली लाइन जहां पे भी कटेगी, वो 0 डीबी वाली लाइन को हम लोग गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, WGC है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ओमेगा C1।
तो 0 dBi लाइन को जहाँ पे काटा वो WGC है और उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको क्या मिलेगा, फेज मार्जिन मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको फेज मार्जिन मिलेगा। तो देखिए ऑब्टेन्ड फेज मार्जिन अनकंपनसेटेड नेटवर्क का कितना आ रहा है 15 डिग्री, बट यूजर हमसे कितना चाह रहा है फेज मार्जिन, यूजर हमसे चाह रहा है कि फेज मार्जिन कितना रहे 50 डिग्री। तो भाई जब भी कंपनसेटर लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो प्लांट है, किसी प्लांट का अगर स्टेडी स्टेट रिस्पांस या ट्रांजिएंट रिस्पांस हमको इम्प्रूव करना है, तो जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, मॉडलिंग कर रहे होते हैं, उसी समय हम पैरामीटर्स को डिसाइड कर लेते हैं। तो जब एक बार पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं तो उनकी प्रॉपर साइजिंग हो जाती है। अब उनको माउंट कर दिया जाता है, वो ब्लैक बॉक्स के अंदर फिट हो चुके होते हैं। अगर आपसे अब कोई कहे कि भाई 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसको 2 किलो ओम बना दो, तो आप उस चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप बस क्या कर सकते हो, अपने प्लांट में आप एक अलग से एम्पलीफायर यूनिट लगा सकते हो या फिर उसका गेन बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, बस आप यही काम कर सकते हो। बट अगर आपको ऑप्टिमल वैल्यूज चाहिए, यूजर चाहता ही है कि 50 डिग्री फेज मार्जिन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लांट से तो आपको छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से यूनिट को अपने प्लांट के साथ कास्केडिंग में लगाना होगा। तो उससे होगा क्या, जो शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट्स है, जो रिस्पॉन्स के स्टेडी स्टेट में ओवरशूट का इशू है या राइज टाइम का इशू है या सेटलिंग टाइम का इशू है, तो आप एक अलग से एंटिटी या अलग से यूनिट लगाकर उस पर्टिकुलर ऑप्टिमम वैल्यू को अचीव कर सकते हो। और इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको ये फेज मार्जिन बढ़ाना है। फेज मार्जिन तभी बढ़ेगा जब ये 0 डीबी पे जहां ओमेगा जीसी काट रहा है, अब ये क्या करे, 0 डीबी से ना या इस पॉइंट पे ना काट कर क्या हो, ये शिफ्ट हो जाए। तो अब नई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बनती है जो कि बोलते हैं जिसको ओमेगा जीसी न्यू। जब तक ये शिफ्ट होगा नहीं, तब तक सीधी सी बात है, हमको ये 50 डिग्री का फेज मार्जिन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्लांट के साथ एक नया कंपनसेटर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले कंपनसेटर डिजाइन कैसे करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, हमने जब लीड कंपनसेटर आपको बताया था, तो लीड कंपनसेटर भी क्या है, एक तरीके की यूनिट है जिसकी मॉडलिंग हुई है विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, जिसकी मॉडलिंग हुई है विद द हेल्प ऑफ सम सेट ऑफ पैरामीटर्स एज वेल एज सम स्टेट वेरिएबल्स। ओके, तो मॉडलिंग करने के बाद हमने सेट ऑफ इक्वेशंस को इस तरीके से अरेंज किया कि कंट्रोल सिस्टम की डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको ट्रांसफर फंक्शन पैटर्न में ढाला। अभी देखिए प्रेजेंटली आपके सामने एक ट्रांसफर फंक्शन प्रोवाइडेड है, ये लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें हर एक चीज को हमको डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन होगा, इस कंपनसेटर में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक अल्फा है। ठीक है, इस अल्फा को हम लोगों ने जब डेरिवेशन कर रहे थे तब हमने इस अल्फा की वैल्यू आपको बताई थी, दैट वाज R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब कि अल्फा भी क्या है, सेट ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से हमने देखिए टी लिखा है, टी क्या है, R1C। तो टी जो टाइम कांस्टेंट है, ये भी क्या है, सेट ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। केसी क्या है, केसी एक तरीके का गेन है। अगर सिस्टम में कोई भी अटेन्युएशन हो रहा है तो उसको एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए तो केसी को भी लगाया हुआ है, तो कंपनसेटर गेन है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस कंपनसेटर में पोल्स और जीरोस को इस तरीके से अरेंज करना है जिससे हमको फेज मार्जिन कितना मिल जाए, 50 डिग्री। तो कैसे डिजाइन होगा, अब ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यहाँ पे अल्फा निकालना। इस अल्फा को कैसे निकाला जाए, ठीक है, पहली चीज अल्फा कैसे निकाला जाए, फिर दूसरी चीज हम यहाँ पे टी की वैल्यू कैसे निकालें, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालें, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे केसी की वैल्यू कैसे निकालें। केसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जब भी आपको कंपनसेटर का न्यूमेरिकल आएगा तो क्वेश्चन में आपको स्टैटिक एरर कोफिशिएंट गिवन होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यू विल सी दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग विद वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट से आप केसी की वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू आप कैसे ऑब्टेन करोगे, अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन करने का एक सीधा सा तरीका है, मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला हम लोग कर रहे थे लीड कंपनसेटर के लिए, दैट वाज साइन फाई एम 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। अगर हमको फाई एम की वैल्यू पता चल जाए, अगर हमको फाई एम की वैल्यू पता चल जाए तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। और फाई एम की वैल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है। फाई एम क्या है, कोई लीड कंपनसेटर कितना मैक्सिमम फेज एंगल प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके लिए हमने एक पूरा प्रॉपर मेथोडोलॉजी बना रखी है डिजाइनिंग स्टेप्स में कि आप चाहते कितना हो, आप चाहते हो
मान के चलिए आप चाहते हो 50 डिग्री, तो ये स्पेसिफाइड हो गया। आपका अनकंपनसेटेड नेटवर्क से कितना आ रहा है, तो वो कितना हो गया 5 तो चाहते कितना थे और आ कितना रहा है, इस गैप को फुलफिल करना है। और दूसरी बात, कंपनसेटर डिजाइन करते समय कुछ ना कुछ टॉलरेंस भी डिग्रीज में के टर्म्स में लिया जाता है। अगर हम एक कोई नॉर्मल कंपनसेटर की एक सिंगल स्टेज लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कंपनसेटर 60 डिग्री का ही फेज मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है, एक खाली स्टेज मैक्सिमम। ठीक है, प्रैक्टिकल केसेस में देखोगे तो एक कंपनसेटर आपको 40 से 45 डिग्री के आसपास देगा। तो इसका मतलब क्या है, इस गैप के साथ साथ हम कुछ टॉलरेंस भी ऐड करते हैं। तो फाई स्पेसिफाइड इस क्वेश्चन में आपको मालूम है, इट इज गिवन 50 डिग्री। फाई वन आपने निकाल लिया 15 डिग्री, और टॉलरेंस मैंने आपको बताया था 5 से 15 डिग्री के आसपास होता है, तो हम मान लेते हैं टॉलरेंस की वैल्यू क्या है, 5 डिग्री। तो यहाँ से फाई एम की वैल्यू निकल आएगी। जब फाई एम निकाल लोगे तो फिर अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। जब अल्फा मिल जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, ओमेगा सी वन और ओमेगा सी टू जो नई कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं कंपनसेटर की, इनको मॉडिफाई कर सकते हो। ओमेगा सी वन मान के चलते हैं हमारे, अगर ओमेगा सी वन क्योंकि लीड कंपनसेटर है, तो ओमेगा सी वन फॉर श्योर हमारा जीरो के कारण आ रहा होगा। डेरिवेशन करते समय हमने देखा था कि 1/t इसकी वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपको वैल्यू करोगे 1/t, इसको हमने लिखा 1/t, और ओमेगा सी टू क्या है 1/अल्फा टी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फाई एम निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, अल्फा के बाद आपने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से टी की वैल्यू निकाल ली, और मोर और लेस आपने इस तरीके से कंपनसेटर डिजाइन कर लिया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे स्टेप्स और फिर कंपनसेटर को समझ लेते हैं। ये फेज एंगल प्लॉट है, ये फेज एंगल प्लॉट हमारा उस चीज का है जहां पे हमने क्या किया, अनकंपनसेटेड नेटवर्क का ओमेगा को वेरी कराया, उसके करस्पॉन्डिंग फेज एंगल हमने निकाला है। ठीक, अब फॉलोइंग इन्फ्रेंस, अभी हमने जो अनकंपनसेटेड नेटवर्क का निकाला है उसमें हमने ये देखा कि फेज मार्जिन 15 डिग्री आ रहा है। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो 0 डीबी लाइन को काट रही है, वो 3.8 रेडियन पर सेकंड आ रही है। और गेन मार्जिन हमारा अभी इनफाइनाइट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी, अगर मैं भी आपको अनकंपनसेटेड नेटवर्क दिखाऊंगा, गेन मार्जिन इसलिए हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे -180 डिग्री वाली लाइन को कहीं पे काट ही नहीं रहा है। तो जब ये -180 डिग्री वाली लाइन को कहीं पे काट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका गेन मार्जिन कितना आएगा, इसका गेन मार्जिन आएगा आपका इनफाइनाइट। अगर ये -180 डिग्री वाली लाइन को काट देता तो कुछ ना कुछ आपको ओमेगा पीसी मिल जाता, और उस ओमेगा पीसी के करस्पॉन्डिंग आपको गेन मार्जिन मिल जाता। बट ये कहीं पे काट ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गेन मार्जिन की वैल्यू कितनी है हमारी, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने अब हमको क्या करना है, अपना कंपनसेटर डिजाइन करना है। तो कंपनसेटर डिजाइन करते समय यूजर को फेज मार्जिन चाहिए 50 डिग्री, और आपने ऑब्टेन अनकंपनसेटेड नेटवर्क से 15 किया है, टॉलरेंस 5 डिग्री का दिया है, तो फाई एम की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 40 डिग्री। तो जैसे ही 40 मिल रही है, तब आपको क्या फोकस करना है कि सबसे सबसे पहला आपका काम क्या है, साइन फाई एम की वैल्यू से आपने क्या किया, फाई एम ऑब्टेन करा। 40 डिग्री यहाँ पे रखिए, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे, फाई एम की वैल्यू आपने 40 डिग्री रखी, कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये आपको अल्फा की वैल्यू मिली 0.21। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, आपको सीधे सीधे ओमेगा एम से मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको ये मैंने एक्सप्रेशन बताया है स्टार्टिंग में, 10 लॉग अल्फा है, आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखो, इट विल कम -6.9 समथिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू माइनस इसलिए आया क्योंकि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए माइनस साइन आया। तो -6.9 डीबी से आपने क्या किया, ओमेगा एम की वैल्यू निकाल ली। तो जब अगर आपने ओमेगा एम की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा एम की वैल्यू निकालने के बाद चीजें और आसान हो जाती हैं। ओमेगा एम की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और आप देखेंगे कि ओमेगा एन की वैल्यू क्या आएगी, 6 रेडियन पर सेकेंड। आप इसको कैसे देखोगे, आप इसको देखिए, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर प्लॉट को अगर हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करें, तो यहाँ पे हमको ये नजर आ जाएगा कि ओमेगा एम की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ये चेक करना है कि -6.9 डीबी हमारा जो है, -6.9 डीबी जो हमारा आ रहा है, वो किस पॉइंट पे आ रहा है, तो वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते रहते, बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे आते हैं, तो हम ये देखते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम फेज एंगल चाहिए। कितना चाहिए, 50 डिग्री हमारा चाहिए था, और हमारा फाई एम की वैल्यू कितनी आ रही थी, 40। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पे देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने क्या किया है, काटा है 0 डीबी वाली लाइन को। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए
आपको फाई एम कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, जो कि 40 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या होगा, 40 डिग्री के आसपास होगा। ठीक, तो ये ओमेगा जीसी जो आप देखोगे यहाँ से, वो आपको, या फिर आप कह सकते हो यहाँ ओमेगा जीसी तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फेज एंगल आपको किस पॉइंट पे मिल रहा है, ओमेगा एम पे मिल रहा है, तो जो कि क्या है 6 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो दिस इज 0.1, दिस इज 1, दिस इज 10, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 6 आ रहा है आपका वैल्यू। ठीक है, 6 वैल्यू पे आपको मैक्सिमम फेज मार्जिन जो आप चाह रहे थे 50 डिग्री के आसपास, वो आपको मिल रहा था। और फाई एम को आपने पुट करके इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, तो 50 और 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी है, तो मान लेते हैं 6 रेडियन पर सेकंड के आसपास वो आपको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे के स्टेप्स में अगर देखें, अब आगे के स्टेप्स में देखें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ओमेगा एम कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा एम की वैल्यू आ गई 6 रेडियन पर सेकंड। ये कहाँ से ऑब्जर्वेशन मिली, ये आपने ऑब्जर्वेशन अपने बोर्डे प्लॉट से देखी है। ठीक, उसके बाद अब ओमेगा एम आपने कैलकुलेट कर लिया 6 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एम कैलकुलेट करने के बाद अब आपको मालूम है ओमेगा एम इक्वल्स टू क्या होता है 1/t अंडर रूट अल्फा। अल्फा मालूम है, ओमेगा एम मालूम है, तो यहाँ से 1/t की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज 2.7495। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, आपके पास मालूम है आपको कंपनसेटर, अगर आपको याद हो अपना कंपनसेटर, तो वो क्या है केसी इंटू अल्फा 1 प्लस टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस। अब आपको यहाँ पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t से मिल जाएगी, और दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी ओमेगा C2। अब ओमेगा C1 मिल गया, ओमेगा C2 मिल गया। अब इन दोनों को यूज करते हुए आपको एक नया सिरे से अपना टेबल बनानी है, और उस टेबल को सॉल्व करना है, और उस तरीके से इस अनकंपनसेटेड नेटवर्क के बाद कंपनसेटेड नेटवर्क के लिए आपको पूरे सिस्टम को डिजाइन करना है। तो इस तरीके से आप करोगे, तब आपको ये पूरा कंपनसेटेड नेटवर्क से आपको ये एनालिसिस करने को मिल जाएगी कि किस तरीके से गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को, जो पहली थी जो कम थी, उसको बढ़ा के आपने नई गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बनाई, और किस तरीके से आपने 15 डिग्री से 50 डिग्री फेज मार्जिन बढ़ाया। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बस फोकस क्या करना है, सबसे पहले अनकंपनसेटेड नेटवर्क में हमें खाली G1S का बॉडी प्लॉट बनाना है। फिर G1S के बाद हमें अब ऐसा बनाना है जिसमें G1S भी आए और आपका GCS भी आए। जब ये दोनों आपको मिल जाएंगे, तो जब आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर लोगे, आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, के की वैल्यू निकाल लोगे, टी की वैल्यू निकाल लोगे, ओमेगा एम की वैल्यू निकाल लोगे, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर लैग लीड कंपनसेटर का न्यूमेरिकल आएगा या नहीं, तो देखिए बेटा, अगर लैग लीड कंपनसेटर का न्यूमेरिकल आ गया, तो खाली पेपर में आप एक ही न्यूमेरिकल कर पाओगे, लैग लीड कंपनसेटर। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए इसके बारे में ना सोचना। आपने बताने के लिए कहा था, हमने इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, जब हम इसको समझाने में हमको 2 घंटे लग गए, तो इस चीज को आप लोग भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सारी वैल्यूज निकालनी है। 2 बार बनेगा बॉडी प्लॉट, एक बार अनकंपनसेटेड का, दूसरी बार कंपनसेटेड का। तो 2 ही लोग दो ही लोग को डाउट था, तो आप दोनों लोग इस चीज को कन्वे कर दीजिएगा बाकी लोगों को। थ्योरी पे एम्फेसिस करिए और डिजाइनिंग बस सीख लीजिए। देखिए, लैग लीड कंपनसेटर का जब आप लोग रिसर्च एरिया में जाओगे, तो तमाम तरीके के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर आपको मिलेंगे, जैसे बक बूस्ट कन्वर्टर हो गया, पीडब्ल्यूएम के कन्वर्टर्स तमाम मिले, बैटरी चार्जिंग के कन्वर्टर्स मिले। उन कन्वर्टर्स में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहे हैं आप, तो वहां पे क्या है, मॉडलिंग होती है कन्वर्टर की। उस मॉडलिंग में स्विचेस होंगे, उन स्विचेस को आपको कंट्रोल करना है। तो आप रैंडम पीआई कंट्रोलर या पीआईडी कंट्रोलर से ट्यून नहीं कर पाओगे। तब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्टर की मॉडलिंग करते हैं, साथ साथ इस तरीके के कंपनसेटर बॉडी प्लॉट से ड्रॉ करते हैं, एक अलग से एंटिटी लगाते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में उसको अरेंज करके बॉडी प्लॉट से ट्यूनिंग करके फेज मार्जिन को बढ़ा करके चीजों को स्टेबलाइज करते हैं। तो अगर आप लैग लीड कंपनसेटर बना के किसी कन्वर्टर के साथ जोड़ रहे हो, तो एक पूरा कंप्लीट आपका पेपर, रिसर्च पेपर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। जिसको फर्दर कोई डाउट्स हो, तब आप हमसे पूछिएगा।